मित्रों, जय माता की। नमस्कार, संजय बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे लाल किताब के वर्जित अवर्जित नियम, यानी कि दान से संबंधित ऐसे नियम जो आपको बताएँगे कि कुछ विशेष ग्रहों की परिस्थितियों में, यानी कि आपके टेवे में कुछ विशेष ग्रह इस ढंग से बैठ जाते हैं कि आपके लिए दान देना या दान लेना फ़ायदेमंद की बजाय नुकसानदायक होता है। आप चौंक जाएँगे इस प्रकार के लाल किताब के योग और उनके लॉजिक्स समझ के और सुन के, और आपको समझ में आएगा, आपको पता चलेगा कि वाक़ई कई बार दान लेना और दान देना जातक के लिए कितना खतरनाक हो जाता है। तो आइए बात करते हैं लाल किताब के ऐसे नियम जिसमें कि दान से संबंधित वर्जित अवर्जित नियम। इन सारे लाल किताब के अलग-अलग योग को हम जब डिस्कस करेंगे तो एक मुख्य नियम जो आप सबको ध्यान रखना है, ये जो 7-8 मैं अलग-अलग योग बताऊँगा, इसमें आपको एक मुख्य नियम याद रखना है कि जितने आपकी कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में उच्च के ग्रह हैं, उनसे संबंधित चीज़ों का दान देना नहीं है। यानी कि आपके अगर उच्च के ग्रह कुंडली में बैठे हैं तो उनसे संबंधित चीज़ों का आपको किसी को भी दान नहीं देना है। कि जैसे अगर शुक्र 12 में उच्च का होके बैठा है और आप अपने कपड़े फ्री में बाँटने शुरू कर दो, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपके खुद के कपड़े उतर जाएँगे। ये बोलता है शुक्र 12। ऐसे-ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि बच्चे का शुक्र 12 है और उसकी माता ने उसके कपड़े दान कर दिए और 1 हफ्ते में ही बच्चे का एक्सीडेंट हो गया बाइक से, गाड़ी से, और उसको हॉस्पिटलाइज़ेशन हो गई, जेल जाने तक की नौबत आ गई। ऐसी हालत कर देता है शुक्र 12 अगर आप बच्चे के कपड़े फ्री में बाँटना शुरू करोगे। क्योंकि 12वाँ भाव आपका हॉस्पिटल का भाव है, 12वाँ भाव जेल खाने का भाव है और 12वाँ भाव अनाप-शनाप खर्चों का भाव है अगर आप उसमें बैठे हुए ग्रहों को इस ढंग से यूटिलाइज़ करो। और इसी प्रकार से अगर आपका कोई ग्रह नीच का होके बैठा है, तो उसकी चीज़ों का दान आपको नहीं लेना है। यानी कि अगर आपका चंद्रमा खराब होके बैठा है और आप चंद्रमा की चीज़ों का दान लेना शुरू कर दो, तो आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होता है। मित्रों, दान से संबंधित नियमों को समझते हुए आप एक और रूल का ध्यान रखेंगे कि जो 6, 8, 12 में आपके प्लैनेट हैं, उनसे संबंधित आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो 6, 8, 12 के आशियों में ही उनकी एक्टिविटीज़ करनी है दान की। मान लीजिए जैसे आपका चंद्रमा 6 में बैठा है, तो आपके लिए वर्जित है दूसरों को दूध पिलाना, पानी का दान करना या पानी के प्याऊ लगाना। यानी कि किसी भी पब्लिक प्लेस में आप पानी का दान नहीं कर सकते क्योंकि ये घर केतु का है। तो केतु चंद्रमा का शत्रु है, तो यहाँ आके चंद्रमा खराब हो जाता है। तो ऐसे खराब चंद्रमा की चीज़ें अगर आप अपनी ऑरा से दूसरों को पिलाएँगे, तो समझिए कि आप उनको ज़हर पिला रहे हैं। परंतु अगर चंद्रमा 6 वाला व्यक्ति यही दान, जो पानी का दान अगर हॉस्पिटल में या श्मशान में करे, तो उसके लिए ठीक रहेगा, फिर उसके लिए खराब नहीं है। यानी कि जो हॉस्पिटल है, वो 12वाँ घर है, तो चंद्र 6 की दृष्टि 12वें घर पे जाती है, यानी कि वहाँ पे आप प्याऊ लगवा सकते हो। ऐसे ही 6 और 8 मिलते हैं, तो आप जो श्मशान घाट है, वहाँ पे पानी की व्यवस्था कर सकते हो। तो ये लॉजिक है इसके पीछे कि 6 के चंद्रमा वाले व्यक्ति को किस तरह से और कहाँ पानी का दान करना है और कहाँ नहीं करना है। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है और अगर ये आप समझ जाते हैं तो 6 के चंद्रमा की आपके हाथ में चाबी आ जाएगी। क्योंकि अदरवाइज़ 6, 8, 12 घरों से बाहर अगर आप चंद्रमा के दान करते हो और चंद्रमा को एक्टिव करते हो, तो उससे आपको संतान में यानी कि केतु में बहुत नुकसान होगा क्योंकि ये केतु का घर है। यहाँ चंद्रमा एक्टिवेट होते ही केतु को नुकसान पहुँचाता है और यही लॉजिक लगता है शनि 8 के ऊपर कि 8 के शनि वाले व्यक्ति के लिए, क्योंकि शनि क्या है? शनि मकान है, शनि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, तो 8 के शनि वाले व्यक्ति के लिए ये वर्जित है कि वो धर्म स्थान या कहीं ऐसी जगहों पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का यानी कि शनि का काम करवाए। अगर वो ऐसा करवाता है तो कहते हैं कि वो खुद बेघर हो जाता है। परंतु ऐसा व्यक्ति श्मशान में या हॉस्पिटल में इस तरह के स्थानों पे जो कि 6, 8, 12 के घरों से संबंधित हैं, वहाँ पे ये काम करवा सकता है, उसके लिए उसको वर्जित नहीं है। ये शनि 8 की बात कर रहा हूँ मैं। अगर किसी जातक का शुक्र 7वें घर में बैठा है, तो 7वें घर का शुक्र बहुत अच्छा होता है, स्वगृही है, उसका अपना घर है, तो यानी कि ऐसे जातक को
जो परफ्यूम वगैरह हैं या शुक्र की चीज़ें हैं, लग्ज़री हैं, कपड़े हैं, वो दान नहीं देने हैं। वो किसी को देना नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई गिफ्ट देता है, तो वो आपके लिए बहुत उत्तम है। शुक्र साथ वाले व्यक्ति के लिए अगर कोई परफ्यूम वगैरह का गिफ्ट मिलता है उसको, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और यही कंडीशन है बुध 6 के लिए, क्योंकि 6 का बुध उच्च का बुध होता है। तो उसको बुध की आइटम यानी कि बुध के आशीय यानी कि कलम हो या जैसे फ्लावर्स का बुके है, अगर वो सब चीज़ें मिलती हैं किसी जातक को जिसका कि बुध 6 में है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन उसको किसी को पेन या कलम गिफ्ट नहीं करनी है, तो उसके लिए वो हानिकारक हो जाए। ये तो आप सभी जानते हो कि जो बृहस्पति 7 में होता है, वो खराब होता है। यानी कि 7 का बृहस्पति खराब होता है क्योंकि वो शुक्र का घर है, यानी कि उसके शत्रु का घर है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति 7 में बैठा है और आप बृहस्पति से संबंधित काम करना शुरू कर दो, यानी कि आप दान पुण्य करना शुरू कर दो, भलाई के काम शुरू कर दो, यानी कि पूजा पाठ शुरू कर दो, तो आप उस 7वें घर में बैठे हुए बृहस्पति को एक्टिवेट कर लेते हो। अगर आप उसको एक्टिवेट कर लेते हो, तो वो बृहस्पति अपनी शत्रुता जो शुक्र है उससे निभाएगा और आपकी घर गृहस्थी, आपकी पत्नी के साथ आपके संबंध खराब होने शुरू हो जाएंगे। आपको संतान प्राप्ति में दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। और एक चीज़ इसमें देखी गई है कि बृहस्पति को एक्टिवेट करने के लिए अगर लोग साधु संतों को, मंदिर के पुजारियों को अगर शुक्र की चीज़ें यानी कि कपड़े, सिले हुए कपड़े अगर दान करते हैं, तो भी उनका बृहस्पति एक्टिवेट हो जाता है और शुक्र को नुकसान होता है, यानी कि घर गृहस्थी में, औलाद में उस इंसान को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ता है। तो ध्यान रहे, अगर आपका बृहस्पति 7 में है, तो कुछ इस प्रकार की हरकत ना करें, ये आपकी घर गृहस्थी का सुख चैन बर्बाद हो जाए। और इसके उलट अगर आपका बृहस्पति अच्छा होके चौथे घर में या 9वें घर में बैठा है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को पुस्तकों का दान नहीं करना। लेकिन अगर उसको पुस्तकें गिफ्ट में मिलती हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि पुस्तकें जो हैं अच्छे बृहस्पति का आशय है और आपका बृहस्पति अच्छा होके बैठा है, तो उसकी चीज़ें आपको दूसरों से मिलनी चाहिए। बट आप अपने से उस बृहस्पति की अच्छी चीज़ें अपने से दूर मत करो। ये लॉजिक है इसके। और इसी तरह से कहते हैं कि जो शुक्र अगर बृहस्पति के घर में यानी कि 9वें भाव में शुक्र चला जाए, तो कहते हैं कि ऐसे इंसान को बच्चों से संबंधित यानी कि किसी बच्चे को, यतीम बच्चे को गोद ले लेना या किसी यतीम बच्चे की पढ़ाई का इंतज़ाम कर देना, उसके लिए स्कॉलरशिप, वजीफ़े का इंतज़ाम कर देना, यानी कि किसी भी प्रकार का केतु का कर्म अगर वो व्यक्ति करेगा, तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। वो आर्थिक तंगी और पैसे की तंगी से बहुत बुरी तरह से जूझेगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्या संबंध है 9वें घर का और बच्चों के साथ? अब 9वें घर से अगर आप देखो, तो जो 10वीं टक्कर है, 9वें घर से जो 10वीं धोखे की दृष्टि है, वो छठे घर को जाती है। इसी वजह से, और छठा घर क्या है? केतु का घर है। तो ये जो धोखे की दृष्टि, जो शुक्र 9 वाले के व्यक्ति के साथ जो धोखे की दृष्टि केतु का संपर्क बनने से, यानी कि बच्चों का संसर्ग बनने से जो धोखे की दृष्टि बनती है केतु के साथ, इस वजह से शुक्र 9 के लिए बच्चों को इस प्रकार की सहायताएँ देना वर्जित बताया गया है दान के संदर्भ। और एक हॉरोस्कोप में लोकेशन है 10वां घर, जहाँ पे कि बृहस्पति खराब होता है। अगर यहाँ बैठ के भी, और 10वां घर आपका क्या है? आपके कर्म का भाव है। कर्म का भाव मतलब आपका कर्म क्षेत्र। मान लीजिए आप एडवोकेट हो और ये शनि का घर है और आप शनि का काम कर रहे हो, लेकिन आपका बृहस्पति 10 बैठा है। तो अगर आप फ्री में लोगों के केस लड़ना शुरू करोगे, भलाई के काम शुरू कर दोगे, तो वहाँ पे बृहस्पति एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि भलाई बृहस्पति है। अब जैसे ही बृहस्पति एक्टिवेट होगा, तो शनि महाराज नाराज़ हो जाएँगे और आपका काम-धंधा ठप हो जाएगा, आप भूखों मरोगे। ऐसी हालत कर देता है बृहस्पति 10। अगर व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में भलाई के काम करेगा, तो उसका बृहस्पति 10 उसको घुटनों पे ला देगा। और यही हालत है बृहस्पति 4 की। बृहस्पति 4 लोग कहते हैं कि उच्च का बृहस्पति मिला हुआ है आपका, तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन ये उच्च का किन के लिए है? जो बृहस्पति के काम करेंगे, यानी कि बृहस्पति के व्यापार करेंगे, पंडिताई करेंगे, उनके लिए बृहस्पति 4 बढ़िया होता है। अगर आप बनिया हो, दुकानदारी का काम करते हो और आपकी कुंडली में बृहस्पति 4 बैठा है, तो आपके किसी काम का नहीं है वो। अगर आप फौजी हो, अगर आप मिलिट्री में हो और आपका बृहस्पति 4 बैठा है, तो आपके लिए वो बृहस्पति किसी काम का नहीं है। आपको क्या करना है ऐसे बृहस्पति का? जो व्यक्ति हॉरोस्कोप में बृहस्पति 4 लिए हुए है और वो पंडिताई का काम कर रहा है, वो धर्म से पैसा कमा रहा है, अपनी रोज़ी-रोटी कमा रहा है, उनके लिए बृहस्पति 4 उच्च का है।
उनके लिए बृहस्पति 4 बढ़िया है क्योंकि वो उस बृहस्पति को जो सामने कर्म क्षेत्र को देख रहा है, उसमें यूज़ कर रहे हैं। इसलिए बृहस्पति 4 सिर्फ़ उन लोगों के लिए अच्छा होता है। अगर कोई फौजी है, मिलिट्री में है, तो उसको तो मंगल 10 चाहिए, उसको बृहस्पति 4 नहीं चाहिए। और यही बात लागू होती है मंगल 6 वाले लोगों के ऊपर कि जो मंगल जिनका 6 में है, जिनके टेवे में मंगल 6 में है। अब छठा घर किसका है? छठा घर केतु का है। छठा घर बीज का है, विस्फुरण का है, सृजन का है। छठा घर नमी का है, कुएँ का है। तो वहाँ पे मंगल की गर्मी नहीं चाहिए। जैसे ही वहाँ पे मंगल की गर्मी बढ़ेगी, तो बीज अंकुरित होने में आप समझ सकते हो मुश्किल आएगी। केतु को पनपने में मुश्किल आएगी और इसी वजह से कहते हैं कि जिनका मंगल 6 में हो, अगर ऐसे लोग मिठाई बाँटें, बढ़-बढ़ के अगर मिठाई बाँटेंगे, तो वो मंगल और एक्टिवेट हो जाएगा और वो केतु का नाश करेगा। यानी कि केतु को खराब करेगा क्योंकि फिर वहाँ मंगल की गर्मी और बढ़ जाएगी और उससे जो जो सृजन है, सृजनात्मक जो एक्टिविटीज़ हैं आपके जीवन में, केतु से रिलेटेड, उनमें आपको बहुत भारी नुकसान होगा। ये लॉजिक है कि मंगल 6 को मिठाई नहीं बाँटनी चाहिए। इसलिए कहा गया कि जिनके जिनके मंगल 6 में हो, बच्चों के जन्मदिन पे आप मिठाई मत बाँटें, बल्कि उल्टा आप नमकीन बाँटें और नमकीन बाँटने से आपको उसका लाभ होता है, लेकिन मिठाई बाँटने से आपको नुकसान होगा। तो मित्रों, ये थे लाल किताब के कुछ विशेष योग, जिनमें ग्रह कुछ विशेष परिस्थितियों में आपकी लगन कुंडली में बैठे हों या वर्षफल में आपके कुछ विशेष भावों में आ जाएँ, तो उनसे संबंधित दान आपको करने हैं, नहीं करने हैं, लेने हैं, नहीं लेने हैं, उसकी ये सारी जानकारी मैंने इस एक छोटी-सी वीडियो में डालने की कोशिश की। ऐसे बहुत से योग बन सकते हैं, सारे मैं कवर नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने इनसे रिलेटेड लॉजिक्स आपको बताने की कोशिश की ताकि आने वाले टाइम में आप भी अच्छे और बुरे ग्रहों को देख के इस तरह के लॉजिक्स के जो तंत्र हैं उनको बुन के आप कुछ कंक्लूजन निकाल सको और आप डिसाइड कर सको कि आपको उस ग्रह से संबंधित दान पुण्य करने हैं, नहीं करने हैं, लेने हैं, नहीं लेने हैं। जय माता दी, जय सिया राम। आशा करता हूँ कि आप सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें, आबाद रहें। फिर मिलेंगे।